नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों हम बात करेंगे सी टेट CDP बाल विकास प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। ये 7th नंबर जो है प्रैक्टिस सेट है। इसमें संपूर्ण सिलेबस से आपके 30 प्रश्न सेलेक्ट किए जाते हैं। इसके पहले भी हम 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। सारी क्लासेस, सारे प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार, आवर टीचर्स फैमिली है। तो चलिए देर न करते हुए इसमें हम लाटेस्ट जो है 30 क्वेश्चंस करेंगे, 30 MCQs करेंगे, और 30 में से आप लोगों को फीडबैक क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में स्कोर करके अवश्य बताना है। तो चलिए देर न करें तो शुरुआत करेंगे। 30 महत्वपूर्ण लाजवाब जो है सेलेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से आपका पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है कि एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? 6 पाउंड, 9 पाउंड, 8 पाउंड या 12 पाउंड होता है। अक्सर देखा जाए तो नवजात शिशु का भार 6, 7, 8 इतने के इर्द गिर्द रहता है। ज़्यादातर 7 या 8, सामान्यतः 7 पाउंड माना गया है, लेकिन ऑप्शंस को देखा जाए तो एक नवजात शिशु का भार यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 पाउंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड प्रश्न की। दूसरा प्रश्न साथियों हमारा कह रहा है, सभी को कमेंट करना है, IQ के सूत्र में MA क्या प्रदर्शित करता है? जैसे आप देखे होंगे फार्मूला होता है IQ बराबर यानी बुद्धिलब्ध बराबर MA ऑफ CA मल्टीप्लिकेशन 100। ये फार्मूला होता है बुद्धिलब्ध ज्ञात करने का। तो MA का क्या प्रदर्शित करता है? आपका मानसिक अभियोग्यता, परिपक्वता अभियोग्यता, मानसिक आयु या परिपक्वता आयु करता है। सभी लोग जानते हैं MA जो क्या क्या होता है, उसकी मानसिक आयु होती है, और CA क्या होता है, उसकी वास्तविक आयु होती है। तो MA पूछा जा रहा है तो MA हमें क्या प्रदर्शित कर रहा है? उसकी मानसिक आयु। अगर यहाँ पे CA पूछा जाता तो फिर उसकी करंट एज अर्थात वो उसकी वास्तविक आयु हो जाती। ठीक है, तो IQ के सूत्र में MA क्या प्रदर्शित कर रहा है? यहाँ पे मानसिक आयु कर रहा है। देखिए बहुत ही सिंपल सा था, लेकिन इसी में से प्रश्न बना लिए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है टी-टेट एग्जाम को फतेह करना, 101% फतेह करना है, तो आपका जवाब फीडबैक यहाँ पे सर्वोपरि है। सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर यहाँ पे बताना है। साथियों, प्राथमिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी कैटल ने, वुंट ने, गॉल्ट ने या वाटसन ने की थी? सभी लोग कमेंट करके बताइए। सभी लोगों को 5 सेकंड का प्रत्येक प्रश्न पर आपको समय दिया जाता है। ज़्यादा समय जिनको लेना वीडियो को पॉज करें, सोचे समझे कमेंट करें, इसके बाद प्ले करें। तो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापना की बात करें तो सभी लोग जानते हैं विलियम वुंट की बात की जाती है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो डाउट सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरे के वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द या 10 शब्द हो जाते हैं। बच्चे कैसे कितने वर्ष का? दूसरे वर्ष के अंत तक, यानी कह सकते हैं बच्चा लगभग जो है 2 वर्ष का पूर्ण हो जाता है। अंत तक मतलब यही होता है 2 वर्ष का पूर्ण होने के कैटेगरी पर। तो जब बच्चा शिशु जो है 2 वर्ष तक हो जाता है, लगभग उनका जो शब्द भंडार हो जाता है वह 100 शब्दों तक पहुँच जाता है। ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे होंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। साथियों, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया या किसके द्वारा किया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा, थर्स्टन के द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा या प्रोफेसर बिने के द्वारा किया गया था? तो बुद्धि के किसकी बात करेंगे? द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादन की बात की जाती है, तो सभी लोग जानते हैं स्पीयरमैन द्वारा बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आइए बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि कथन समान शैक्षिक अवसर का तात्पर्य क्या होता है? कथन क्या दिया गया है? समान शैक्षिक अवसर। तो समान शैक्षिक अवसर का तात्पर्य क्या होता है? सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर देना। तो अवसर जहाँ भी शब्द है समझ लीजिएगा पॉजिटिव। प्रत्येक बालकों को विभिन्न प्रकार की उपलब्ध शिक्षा की समानता, प्रत्येक बालक को शैक्षिक मानकों की समानता, प्रत्येक बालकों के अनुसार विभिन्न प्रकार की शिक्षा की अवसर की समानता। लेकिन सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर, ये हमें बेस्ट लग रहा है, समान शैक्षिक अवसर, क्योंकि शिक्षा की बात की जा रही। ठीक है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा संबंधित हैं आपके शाब्दिक अधिगम से, संकेत अधिगम से, अंतर्दृष्टि अधिगम से या अवलोकनात्मक अधिगम की बात करेंगे? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद साथियों, सभी ब्रदर्स सिस्टर टीचर्स सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, अल्बर्ट बंडूरा की जब भी बात की जाती एक ही नाम आता है, और वह नाम क्या है? सभी लोग बताइए।
वह दोस्तों हम बात करेंगे संकेत अधिगम की बात कर रहे हैं, या अंतर्दृष्टि की बात करें, या शाब्दिक की बात करें, या अवलोकनात्मक अधिगम की बात करें। लेकिन बात सभी की करेंगे, लेकिन जो राइट आंसर होगा वही होगा अवलोकनात्मक अधिगम। जब भी अल्बर्ट बंडूरा का नाम आएगा पेपर में, एग्जाम में, आपके अवलोकनात्मक अधिगम का जिक्र अवश्य किया जाएगा। ये भी आप लोगों को ध्यान अवश्य देना है। इसके साथ अगला प्रश्न है कि केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होने वाले विकास को क्या कहा जाता है? वर्तुलाकार विकास, रेखीय विकास, समीप दूराभिमुख विकास, या सिरोपादी विकास कहा जाता है। देखिए, केंद्र से जो परिधि की ओर अग्रसर होने वाला विकास होता है उसको समीप दूराभिमुख विकास के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन कह रहा है वह थर्ड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जा रही हैं। इसी तरह कमेंट करते रहिएगा, फीडबैक करते रहिएगा, सारे क्वेश्चंस आपकी क्लियर होंगे। क्योंकि इस बार जो है 150 में से दोस्तों अगर 120 प्लस का स्कोर करना है तो सारी क्लासेज इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ CDP में 30 में से 30 नंबर लाना है, तो ये आपको प्रत्येक प्रैक्टिस सेट, प्रत्येक क्लासेज आपको ज्वाइन अवश्य करना होगा। तो साथियों, अगला प्रश्न हमारा है कि गैने के पदानुक्रमिक अधिगम सिद्धांत में अधिगम किस प्रकार का सम्मिलित होता है? 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, 8 प्रकार के, या 7 प्रकार के? जी हाँ दोस्तों, किसकी बात करेंगे? प्रोफेसर गैने की बात कर रहे हैं। प्रोफेसर गैने के जो पदानुक्रमिक अधिगम का सिद्धांत है, तो पदानुक्रमिक अधिगम का सिद्धांत किसका हो गया? गैने का हो गया। और इस अधिगम के सिद्धांत में कितने प्रकार सम्मिलित हैं? इस अधिगम में 8 प्रकार के सम्मिलित हैं। कितने हो दोस्तों? 8 प्रकार, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है मस्तक अधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग होता है? चेतना, विकास, विवृद्धि, या संशोधन? सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों जब मस्तक अधोमुखी या मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम जिस क्रिया का अंग होता है वह हमारा क्रिया कौन सी कहलाती है? वह कहलाती दोस्तों विकास। जी हाँ, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, शिक्षा में प्रमुख परिवर्तन उसका शिक्षक केंद्रित किससे होना है? प्रबंधन केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, या अभिभावक केंद्रित? तो आप सभी लोग जानते हैं शिक्षा में प्रमुख परिवर्तन उसका जो शिक्षक केंद्रित से होना है वह होता है विद्यार्थी केंद्रित होना। शिक्षा में प्रमुख परिवर्तन किसके द्वारा होता है? शिक्षक केंद्रित से विद्यार्थी केंद्रित होने से। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रयास एवं त्रुटि का अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा, जीन पियाजे जी के द्वारा, स्किनर के द्वारा, या मैकाले के द्वारा? और एग्जाम के पहले ये अभ्यास प्रश्न प्रैक्टिस सेट अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। एग्जाम में आपको पता चल जाता है 30 क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है, किस प्रकार से उसको प्रतिक्रिया यानी जवाब देना है, आंसर देना है। तो प्रयास एवं त्रुटि का अधिगम का सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया था? तो सभी लोग जानते हैं जब भी प्रयास और त्रुटि की बात की जाएगी, थॉर्नडाइक की बात की जाती। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में किसका प्रयोग किया था? तो बिल्ली का प्रयोग किया था। सभी लोग जानते हैं, भूखी बिल्ली। अगला प्रश्न है अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा अपने व्यवहारों का संशोधन और परिमार्जन करना अधिगम है, ये किसका कथन है? तो आप सभी लोग जानते हैं अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा अपने व्यवहारों का संशोधन करना और परिमार्जन करना ही अधिगम है। ये कथन या कहने वाले और कोई नहीं, आपके गेट्स व अन्य का कथन है, यह स्टेटमेंट है। आप सभी लोग जानते हैं स्टेटमेंट कथन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसका रीज़न ये है क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन वाला होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संधानीकरण अर्थात समविष्टीकरण से तात्पर्य क्या होता है? तो समविष्टीकरण से क्या तात्पर्य हो जाता है? पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं तथा वातावरणीय मांग मिलान, चिंतन के नए तरीकों का संयोजन करना तथा पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करते हुए व्यवहार करना, या कह सकते हैं पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के बीच साम्यावस्था होना, या प्रत्यक्षात्मक व संज्ञानात्मक सूचनाओं को जो है सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करना। तो पियाजे जी की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समविष्टीकरण का तात्पर्य होता है कि चिंतन के नए तरीकों का संयोजन करना तथा पूर्ववर्ती जो बौद्धिक संरचनाएं हैं उनमें सुधार करते हुए व्यवहार करना। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त करना तो आज ही हमारा टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन कीजिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगला प्रश्न है साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को अवश्य फॉलो कर लीजिएगा। साथियों, बुद्धि मापन का स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है सामूहिक परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण, निष्पादन परीक्षण, या अशाब्दिक परीक्षण हो जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं बुद्धि मापन का स्टैनफोर्ड जो बिने परीक्षण होता है वह हमारा शाब्दिक परीक्षण कहला जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? जी हाँ, जो प्रोफेसर गिलफोर्ड हैं इन्होंने दोस्तों अपसारी चिंतन पद का प्रयोग करके समान अर्थ में किया है। बुद्धि को किया है, सृजनात्मकता को किया है, बुद्धि और सृजनात्मकता दोनों को किया है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? सृजनात्मकता। जी हाँ दोस्तों, गिलफोर्ड ने अपने अपसारी चिंतन का प्रयोग करके किसके समान अर्थ में किया है? सृजनात्मकता के समान अर्थ में किया है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों, अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा होता है? श्रृंखला अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, या चिन्ह अधिगम की बात कर रहे हैं? सभी कमेंट करना है, सभी को कमेंट करना है और फीडबैक भी करना है। तो अधिगम का उच्चतम स्तर इनमें से कौन सा होता है? वह होता है समस्या समाधान अधिगम। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी प्यारे प्यारे मित्र, सभी प्यारे प्यारे भाई बहनें, गृहिणी, सभी को कमेंट करना है, फीडबैक करना है, क्योंकि सभी को यहाँ पे टेट एग्जाम को फतेह करना है। साथियों, किसने कहा किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था है? फ्रायड, जीन पियाजे, स्टेनले हाल, या हरलाक ने कहा? किसने कहा है? कई बार पूछा गया, रिपीट है। तो ये राइट ऑप्शन होगा स्टेनले हाल। स्टेनले हाल ने क्या कहा है? जो किशोरावस्था होता है वह तूफान एवं तनाव की अवस्था कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, किसने कहा? स्टेनले हाल। नोट करते जाइएगा। अगला प्रश्न आइए जान लेते हैं। कक्षा अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है व्यंजन वर्णों को, स्वर वर्णों को, स्वर व्यंजन दोनों वर्णों को करता है, या शब्दों को करता है? तो कक्षा अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु किसका अनुकरण करता है? तो वह शब्दों का अनुकरण करता है। और कई बार यह पूछा गया प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न है, और आपके एग्जाम के जैसे संभावित प्रश्न भी आपके हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। वह सबसे कहता है मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। यह उदाहरण किस प्रकार से होगा? उदात्तीकरण, प्रक्षेपण, युक्तिकरण, या औचित्य स्थापन, या तदात्मीकरण की बात करेंगे। देखिए, एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल हो जाता है और सबसे यही कहता है मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। यह उदाहरण होगा युक्तिकरण या औचित्य स्थापन हो जाए। सारे प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सारे प्रकार के इस प्रैक्टिस सेट में हमने कंबाइंड किया, यानी किसी भी प्रकार से प्रश्न आए आपसे बनना चाहिए। आपको इस बार 101% इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहिए, यानी क्वालिफाइड करना ही करना है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को एक कविता के दिन के दौरान किसी भी समय सुनाने के लिए कहा। यह सृजनात्मक के किस घटक को प्रदर्शित करता है? आप में से कोई अध्यापक अध्यापिका बनना, तो आप में से कोई एक शिक्षिका बन के अपने विद्यार्थियों को एक कविता के दौरान जो है किसी भी समय सुनाने के लिए कहा गया, तो यह सृजनात्मक विकास किस घटक को प्रदर्शित करेगा? आप अपने आप सोचिए, क्या वह लचीलापन, मौलिकता, प्रवाह, या विस्तार की बात करेंगे? सभी लोग बताइएगा। तो ये हो जाएगा लचीलापन इज द राइट आंसर। कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है सम्मान्य साथियों। अगला प्रश्न है, अधिगम की उपलब्धि क्या होती है? ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल, या उपरोक्त सभी होता है? देखिए, अधिगम की उपलब्धि क्या होगी? अधिगम की उपलब्धि आपके पास ज्ञान हो, अभिवृत्ति होनी चाहिए, कौशल होना चाहिए। तो ये सारे उपरोक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा। ये सारे अधिगम की उपलब्धियाँ हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के, तो उसको क्या कहा जाए? यानी आप स्वयं सोचिए, आप जब दूसरे के व्यवहार को देखते हैं, और बच्चा ऐसा अक्सर नकल करता है, जब आप व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखते हैं और करके सीखते हैं, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से सीखते, तो उसको क्या कहा जाएगा? जैसे साफ़ सफाई में होता, आप अपने घर के सामने साफ़ सफाई दूसरे को देखेंगे तो आप स्वयं भी करने लगते हैं, अरे यार उसका घर तो अच्छा हो गया सामने, हम भी कर लेते हैं। तो आप ये प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं, दूसरों को देख के कर रहे हैं। तो ये इसको क्या कहा जाएगा? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, या आकस्मिक अधिगम कहा जाएगा? तो इस प्रकार का जो अनुभव कहलाया जाता है वो हमारे किस कैटेगरी पर आ जाता है? सामाजिक अधिगम, क्योंकि हम दूसरों को देख के करते हैं। दूसरे कौन है? वो हमारा समाज है। समाज को देख के कर रहे हैं तो सामाजिक अधिगम आ जाएगा, यानी समाज से हमें सीखने को मिल रहा है। अगला, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का पूर्व परंपरागत स्तर में किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? पूर्व परंपरागत स्तर,
आत्म केंद्रित निर्णय, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखीकरण या अधिकार संरक्षण अभिमुखीकरण की बात की जा रही है। देखिए, जब भी कोहलबर्ग के नैतिक विकास का जब भी होगा या नैतिक शब्द का जिक्र किया जाएगा, कोहलबर्ग का नाम अवश्य आएगा। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का जो पूर्व परंपरागत स्तर है, इसमें किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? देखिए, दंड व आज्ञा पालन अभिमुखीकरण प्रदर्शित होता है, यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखीकरण और अधिकार संरक्षण अभिमुखीकरण, ये तीनों होंगे। लेकिन आत्म केंद्रित निर्णय ये आपके नैतिक विकास के कोहलबर्ग के पूर्व परंपरागत स्तर का नहीं है। तो ये किस स्तर का है, ये आपको कमेंट करके हमें बताना है, फीडबैक करके हमें बताना है, अपनी टीटी फैमिली को बताना है, अपने दोस्तों को बताना है। आइए जानते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसका कार्य नहीं है? संरचनाओं व कार्यों को आयोजित करने की जटिल प्रक्रिया है, बड़े होने तक सीमित होना, परिपक्वता के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील बदलावों की श्रृंखला, या हो जाएगा विभिन्नता। तो आपके अकॉर्डिंग क्या सही होना चाहिए? देखिए, इनमें से क्या कार्य नहीं है? देखिए, संरचना व कार्यों को आयोजित करने की जटिल प्रक्रिया होती है, परिपक्वता के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील बदलावों की श्रृंखला, विभिन्नता, ये कार्य होते हैं। लेकिन बड़े होने तक सीमित होना ये विकास का कार्य नहीं है। बाकी सारे ये चीज़ें विकास के कार्य हैं। ये चीज़ें हमें समझना है और हमें फीडबैक करना है। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि अधिगम किसका परिणाम होता है? पुनर्वलन का होता है, उद्दीपन अनुक्रिया का होता है, समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण का होता है, या अभ्यास का होता है? बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है और आपके लिए संभावित प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से समझ लीजिएगा। तो अंतर्दृष्टि अधिगम जो परिणाम होता है वह किसका होता है? वह समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण का होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सभी लोग बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। सभी लोग कमेंट करते रहिएगा, कनेक्ट रहिएगा, क्योंकि जब आप कनेक्ट होते हैं तो हमें एक एनर्जी मिलती है। जब आपका एक कमेंट हमें दुगनी एनर्जी देता है और यही एनर्जी हमें प्रिपेयर करने में, ये क्वेश्चन को ढूंढने में, क्वेश्चन को कलेक्ट करने में, क्वेश्चन को कलेक्ट करके आपके प्रेजेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर पाएँ, ये टीटी फैमिली को बेहतर तरीके से आप लोग अटेंड कर पाएँ। तो आपका कमेंट हमें अवश्य एक मोटिवेशन देता है, प्रेरणा देता है, अभिप्रेरणा देता है, तो अवश्य कमेंट कीजिएगा। साथियों, विद्यार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, आप ही शिक्षक हैं, आप ही अध्यापक अध्यापिका हैं। जब आपकी नियुक्ति होगी, आप स्वयं सोचिए, जब आप कक्षा में पढ़ाएंगे, बैठे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो विद्यार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हुए आपको क्या करना चाहिए? कठोर अनुशासन पर बल देना चाहिए, आपको अधिगम के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, आपको परीक्षा की संख्या बढ़ानी चाहिए, आपको अधिगम की समान गति पर बल देना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हुए अतः शिक्षक को अधिगम के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड है और सरल सा प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, लेकिन थोड़ा कठिन भी है। आइए समझ लेते हैं। निर्देश एवं अधिगम के बीच क्या समानता होती है? दोनों छात्र केंद्रित होते हैं, दोनों ही विषय वस्तु केंद्रित है, दोनों पृष्ठपोषण एवं पाठ्य विश्लेषण पर बल देते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, अगर निर्देश और अधिगम के बीच समानता की बात करें तो दोनों छात्र केंद्रित होते हैं। निर्देश भी छात्र केंद्रित होता है और अधिगम भी छात्र केंद्रित होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए जान लेते हैं, 2 प्रश्न और बचे हैं इस प्रैक्टिस सेट में। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष शिक्षण कैसा होना चाहिए? तीव्र होना चाहिए, अंतःक्रियात्मक होना चाहिए, सरल होना चाहिए, या एक तरफा होना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? आपकी नियुक्ति होती है, आप अध्यापक हैं, आप अपने कक्षा के शिक्षण की व्यवस्था कैसे करना चाहेंगे? तो जो हमारा CDP कहता है, पेडागॉजी कहता है, वह अंतःक्रियात्मक होना चाहिए। कक्षा कक्ष शिक्षण का वातावरण कैसा होना चाहिए? अंतःक्रियात्मक होना चाहिए। और इस CDP का इस प्रैक्टिस सेट का 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही दिया गया है? पावलोव शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, कोहलर अधिगम के नियम का सिद्धांत, स्किनर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, थार्नडाइक क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो इसमें से कौन सा युग्म सही दिया है, ये आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। साथ ही साथ 30 में से आपने स्कोर कितना प्राप्त किया, या 30 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। और डेली हमारी जो क्लास होती है 7:30 to 8 PM,
क्लास हमारी आ जाती है, सभी लोगों को ज्वाइन करना है। सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कीजिए और इस बार 101% सीटेट एग्जाम को फतेह कीजिए। तो धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपकी अगली क्लास पर। जय हिंद साथियों।